नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 डिबेट शो महाबहस। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। हर साल की तरह इस साल का महिला दिवस भी निकल गया। आज भी देश भर में सेमिनार हुए होंगे, बड़े बड़े अनमोल शब्द कहे गए होंगे, लेकिन महिलाओं की वास्तविक स्थिति की बात करें तो सामाजिक और राजनीतिक स्थिति आज भी बहुत नहीं बदली है। राजनीतिक स्थिति देखें तो 545 लोकसभा उम्मीदवारों में से केवल 66 महिलाएं हैं। राज्यसभा की 245 में से 23 महिलाएं हैं और मौजूदा सरकार के मंत्रिमंडलों को देखें तो 79 में से केवल 9 महिलाएं हैं। अब एक बार फिर चुनाव सामने है, लेकिन महिला आरक्षण बिल का कोई अता पता नहीं। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आधी आबादी की राजनीति में पूरी भागीदारी कब होगी। आधी आबादी के अस्तित्व को वैसे तो किसी एक तारीख के आगोश में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन जब उसके सम्मान के लिए 8 मार्च की तारीख को मुकर्रर किया गया, तब एक सवाल शोर करता है कि क्या महिलाओं के लिए सम्मेलन सेमिनार से आगे कुछ हो पाया? हिमालय की चोटी से लेकर चांद तक पहुंचने वाली महिलाएं अब हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही। तो क्या राजनीति में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल पाया है? राजनीति में हो, सामाजिक कार्य में हो, हर जगह पर महिलाओं को महत्व देने का बात बाला साहब ठाकरे जी ने भी की है। हम सब लोग करते हैं, लेकिन जब इस बिल का विषय आता है तो सब लोग पीछे हटते हैं। हालात की हकीकत यह है कि आजादी के करीब 7 दशक बाद भी गैर बराबरी का आलम है। 1952 में लोकसभा की महिलाओं की संख्या 4.4% थी। वहीं 2014 तक ये आंकड़ा केवल 11% तक ही पहुंच पाया। दुनिया के औसत के हिसाब से ये भागीदारी करीब 20% कम है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट की माने तो भारत में इस भागीदारी की बराबरी में करीब 50 साल लगेंगे। When we win the 2019 election is pass the women's reservation bill. राजनीति में अभी भी आधी आबादी हाशिए पर है। महिलाओं को 33% आरक्षण का बिल सालों से लटका है और राष्ट्रीय पार्टियां महिलाओं को 10 से 15% से ज्यादा टिकट नहीं देती, जबकि पिछले 2 बार से ये मिथक भी धाराशायी हुआ है कि महिला उम्मीदवार पुरुषों के मुकाबले कम जीत पाती है। आंकड़े बताते हैं कि 2014 में बटे टिकटों के हिसाब से जहां पुरुष उम्मीदवारों की सफलता 6% थी, वहीं महिलाओं की सफलता 3% ज्यादा यानी 9% थी। लेकिन अगर महिला को राजनीतिक रूप से आप सशक्त नहीं करेंगे तो आपकी बारीक क्षमताएं भी कम हो जाएंगी। इसलिए 33% का आरक्षण होनी चाहिए। बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि सारा ठीकरा ही पुरुष समाज के सिर पर फोड़ दिया जाए, क्योंकि सरकार से लेकर विपक्ष तक तमाम बड़े पदों पर महिलाएं भी बखूबी रही हैं। इसीलिए इस महिला दिवस पर सवाल ये है, आखिर आधी आबादी की पूरी भागीदारी कब? क्या आने वाले चुनाव में मिल पाएगा महिलाओं को पूरा प्रतिनिधित्व? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज का सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आज के सवाल की कि क्या अभी भी राजनीतिक दल महिलाओं को चुनावों में टिकट देने से हिचकते हैं? इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। @ट्वीट के माध्यम से अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो महिला दिवस पर विशेष आज ये सवाल, क्या अभी भी राजनीतिक दल महिलाओं को चुनावों में टिकट देने से हिचकते हैं? तो आपके तमाम उत्तर का हमें इंतजार रहेगा। ट्वीट कीजिए @महाबहस पर अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तो लगातार सवाल हम आपको दिखा रहे हैं। महिला दिवस पर विशेष ये कि क्या अभी भी राजनीतिक दल महिलाओं को चुनावों में टिकट देने से हिचकते हैं? ये राय, आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
चलिए आज के लिए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ मौजूद हैं और भी तमाम गेस्ट हम तक जुड़ेंगे। आपको बता दें कि सदफ जफर फिलहाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। आपका बहुत स्वागत है। अमिताभ जी, बहुत बड़ी बात है कि हर पार्टी चुनाव के वक्त तमाम वादे करती है और दावे करती है कि वह सत्ता में आएगी तो बिल पास होगा, लेकिन वो वादे धराशायी नजर आते हैं। जो कह सकते हैं कि पिछले 9 वर्षों से राज्यसभा में पारित होने के बाद भी अटका हुआ है। क्या ये अब जरूरी नहीं हो जाता कि वह बिल महिला सशक्तिकरण के लिए न सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यों की विधानसभा में भी पारित हो? देखिए, मसला केवल बिल का नहीं है जी। बिल उसका एक हिस्सा भर है। हम ये बहस इसलिए लेकर आए कि पूरे इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में महिला कहां है। केवल किसी एक के प्रधानमंत्री हो जाने से महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं हो सकता। एक महिला के प्रधानमंत्री हो जाने से अगर हुआ होता तो 16 साल इंदिरा जी प्रधानमंत्री रही, इस देश की सारी महिलाओं का इंपावरमेंट हो जाता उसी वक्त। उससे बड़ी तो कोई कुर्सी नहीं ना। प्रतिभा पाटिल जी राष्ट्रपति रही, फिर तो पूरे देश की महिलाओं का भाग्य बदल जाता। नहीं, किसी जिले में कोई कलेक्टर महिला है, कुछ विभागों के मंत्री महिला है, लेकिन ये टोकनिज्म है। मायावती जी के मुख्यमंत्री रहने से, सुचेता कृपलानी के मुख्यमंत्री रहने से सारी महिलाओं की तस्वीर उत्तर प्रदेश में बदल गई, ऐसा नहीं हुआ। इसलिए यह प्रतीकवाद है। हम ये बहस इसलिए लेकर आए कि मूल प्रश्न पर बहस हो। मूल प्रश्न है मेरी दृष्टि में, नगर की कमेटी, तहसील की कमेटी पार्टियों की, जिला की कमेटी, मंडल की कमेटी, प्रदेश की कार्यकारिणी, पदाधिकारी और फिर यही सिलसिला ऊपर तक। इनमें महिला कहां है? टिकट देने वाले तंत्र में ही जब महिला नहीं तो महिला को टिकट मिले कैसे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी को देख लीजिए। सोनिया जी लंबे समय से कांग्रेस की अध्यक्षा रहीं, अभी हाल में ही राहुल जी ने चार्ज लिया, लेकिन फिर बाकी सीडब्ल्यूसी पुरुष प्रधान है। तो टोकनिज्म से काम नहीं चलता। विधानसभाओं की स्थिति देख लीजिए, लोकसभा की स्थिति देख लीजिए, राज्यसभा की स्थिति देख लीजिए। आबादी 50% और हिस्सेदारी कहीं 4%, कहीं 5%, कहीं 8% और अधिकतम 10%, 11%। यह बड़ा प्रश्न है और इसके लिए पार्टियों के संगठन को बदलना होगा। उसके बाद महिलाओं का प्रतिनिधित्व विधायिका में बढ़ेगा। जब तक आप 80 और 5 का रेशियो रखेंगे जिला कमेटी में, तब तक महिला पॉलिटिकली कैसे एम्पावर होगी? उसकी बात तो नकार खाने में तूती की आवाज हो जाएगी। मसला वहां से तय होता है। और हमारे भारत में एक विडंबना यह है कि हम लोग हर चीज को प्रतीकात्मक रूप से करने की कोशिश करते हैं। बोले भाई इंदिरा जी प्रधानमंत्री हो गई, जय जय, अब और क्या चाहिए? नहीं, झांसी की रानी भी इसी देश में हुई, रजिया सुल्तान भी इसी मुल्क में हुई, अहिल्याबाई होलकर हुई, लेकिन मुल्क तो नहीं बदला। अहिल्याबाई होलकर के होने से, लक्ष्मीबाई के होने से मुल्क तो नहीं बदला, औरत का भाग्य तो नहीं बदला, न शकुंतला का मुस्तकबिल बदला, न जमुना देवी का बदला, न रजिया का बदला, न सुल्ताना का बदला। इसलिए टोकनिज्म का कोई मतलब नहीं। इंपावर्ड घरानों की जो बहु बेटियां हैं सियासत में, वो तो कुछ कर भी गई। जिनके पति, पिता, भाई पहले से स्थापित थे और किसी कारण से वो राजनीति में चुनाव नहीं लड़ पाए, कोई समस्या हो गई, कोई मुकदमा हो गया, सीट रिजर्व हो गई,
कुछ भी झंझट हो गया तो महिला को कृपा पूर्वक दे दिया स्थान। जैसे एक उदाहरण रख के मैं बहस पर जाऊंगा। लालू जी के राज के बाद कहने को कुर्सी राबड़ी जी के पास आई थी, लेकिन वो कुर्सी महिला सशक्तिकरण नहीं थी, 1 से लेकर 100 तक कतई नहीं थी। क्योंकि लालू जी जेल गए, वो चीफ मिनिस्टर नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने एक तात्कालिक व्यवस्था यह की कि भाई कहां बाहर ढूंढेंगे, कहा कि भाई तुम ही चार्ज ले लो, सीएम हो जाओ। उससे बिहार में महिलाओं का भविष्य बदल जाए ऐसा संभव नहीं हुआ ना, और होना भी नहीं था। महत्वपूर्ण विषय यह है, बहस इस पर होना चाहिए। कोई मंत्री है, मुख्यमंत्री है, बड़ा नेता है, राज्यपाल है, उसकी बहू बेटी अगर चुनाव लड़ जाए तो उसको वुमेन इंपावरमेंट के खाते में क्यों डाल देते हैं? वो तो महिला वैसे ही इंपावर्ड है, उसको और कितनी पावर चाहिए? पावर मिले अनीता अग्रवाल को, पावर मिले रूपा पांडे को, ताहिरा हसन को, रोली को, तब तो बात समझ आए। बोले गवर्नर साहब की बहू है, बोले ठीक है। बोले मुख्यमंत्री जी की बहू है, बोले पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है, तो ये तो वैसे ही बिना पद के ही राजा है प्रभु। ये शकुंतला और रजिया का प्रतिनिधित्व नहीं करते चेहरे। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, 4 बार मायावती जी चीफ मिनिस्टर रही और 16 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही। घर से लेके हाथ तक महिला तो नहीं बदली उसकी तस्वीर। मेरे बहस का मुद्दा यह है। अनीता अग्रवाल, आपके पास आऊंगा। सबसे बड़ी पार्टी आप ही की है, इसलिए सबसे ज्यादा सवाल भी आप ही से पूछे जाने चाहिए। कटघरे में भी आप ही की पार्टी खड़ी होनी चाहिए। अब आप दावा करते हो कि 11 करोड़ सदस्य है, तो फिर सवाल भी उतने ही होंगे। मैं कह रहा हूं, नगर की कमेटी, जिला की कमेटी, क्षेत्रीय संगठन है आपके यहां, तो बाकी में नहीं, लेकिन आपकी पार्टी वो भी है एक व्यवस्था, ठीक। मैं ये समझना चाह रहा हूं, आपके भाजपा में, भाजपा के जितने कार्यकर्ता सुन रहे होंगे वो जरूर प्रसन्न होंगे मेरी बात से। भाजपा में क्षेत्रीय अध्यक्ष की व्यवस्था है और क्षेत्रीय संगठन मंत्री, ठीक। वो रियल पावर सेंटर कहे जाते हैं। सांसद विधायक तो कोई भी हो सकता है, लेकिन मूल ताकत उनके पास है, ठीक है। अनीता जी, पूरे उत्तर प्रदेश में कोई महिला बनाई जी क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय संगठन मंत्री नहीं, हाँ, जो टिकट का फैसला करे। प्रदेश संगठन मंत्री, एक सुन लो, जिला कमेटी, शहर कमेटी, राज्य कमेटी, मंडल कमेटी, क्षेत्रीय कमेटी, राष्ट्रीय कमेटी, 50% भागीदारी है। 33 है, छोड़ो महिला आरक्षण बिल, 33 दी। अनीता जी, नहीं अमिताभ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 33 इस समय 33%, लेकिन हमारे यहाँ महिला को महामंत्री बनाया जाता है। हमारे यहाँ पहले अनुपमा जायसवाल महामंत्री बनी थी, इस समय नीलिमा कटियार भी महामंत्री है। और जब कोई फैसले होते हैं तो बैठती है। मुझे आप भाजपा मत समझाइए। अनीता अग्रवाल, नहीं पहले एक मिनट, मैंने कहा रियल पावर कहां है? मैं मंत्री भी जानता हूं, महामंत्री भी, अध्यक्ष भी, उपाध्यक्ष भी, मैं सब जानता हूं। मैंने पूछा क्षेत्रीय संगठन मंत्री, राज्य संगठन मंत्री, क्षेत्रीय अध्यक्ष, कोई महिला है? सांसद विधायक तो उनकी हाजिरी लगाते हैं और महामंत्री भी उन्हीं की हाजिरी लगाते हैं। इसका क्या मतलब? देखिए, आपकी बात हम मान रहे बिल्कुल सही है, लेकिन यही लड़ाई हम लोग भी लड़ते हैं, यही लड़ाई हम लोग भी पार्टी में लड़ते हैं, कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी की बात बता दूं, उन्होंने रक्षा मंत्री बनाई, वही आपकी महिला बनी है, आपके विदेश मंत्री महिला ही है, आपके मतलब उन्होंने जो लोकसभा अध्यक्ष है वो भी महिला है, और कई हमारे राज्यपाल भी उन्होंने 2-3 महिलाएं बनाई है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी तो महिलाओं को आगे बढ़ाने में लगे। ये बात सही, संगठन में भी अब थोड़ा थोड़ा हमारे 33% करके महिलाएं आगे आई है। आज कम से एक चीज मैं आज आप ही के चैनल में पूछ रही थी कि आज महिलाओं की डिबेट है, तो आपने महिलाओं को बुलाया है। जनरल डिबेट में आप भी महिलाओं को नहीं बुलाते हैं, आप भी केवल पुरुषों को बैठाते हैं। नहीं, वो तो पार्टी भेजती है। अनीता अग्रवाल, ठीक है, नहीं पार्टी नहीं, अनीता अग्रवाल, ठीक है।
ठीक है, कांग्रेस में पार्टी एक मिनट आ गई आपकी बात, आ गई अनीता अग्रवाल, आ गई बात, ठीक, आगे ठीक है, हाँ ठीक है। महिलाएं भी मेरे मंच पर महिलाओं का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व रहता है, इसलिए उतनी समझ मुझे है, सब सोच बदलनी पड़ेगी, लेकिन ठीक, अरे रुको भाई, अनीता अग्रवाल ने एक उदाहरण देने की कोशिश की, वो टिपिकल रिकॉर्डेड टाइप का, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। इंदिरा गांधी पहली रक्षा मंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री भी रह ली, और 4 मंत्रालय उनके पास थे, तो क्या हुआ ये नहीं समझाओ। राजकुमारी अमृता कौर जवाहरलाल जी के समय में स्वास्थ्य मंत्री थी, सारी महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक हो गया, ये मत समझाइए, राजा के परिवार का बच्चा, ये मत समझाइए। अमिताभ जी, राजा के परिवार, राजा के सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, ये सोने के चम्मच लेके पैदा नहीं हुई हमारी महिलाएं संघर्ष करके आई हैं, ये लोग, चाहे निर्मला सीतारमण हो, चाहे हमारे सुषमा जी हो, ये लोग संघर्ष करके आगे आई हैं, राजा के घर में पैदा नहीं, सोने का चम्मच, चांदी कटोरी लेके। अरे उनका कितना गजब हाल है भाई, उनका कितना स्तुतिगान करोगे, यही करते करते पालकी ढोते ढोते जीवन गुजर जाता महिलाओं का राजनीति में। अब पालकी ढोते रहते हैं, कभी इन जी का कभी उन जी का, यही करेंगे। रोली तिवारी, मेरा सवाल ये, राजनीतिक घराने की बहू, बेटी, पत्नी को जब टिकट मिलता है, लोकसभा का, विधानसभा का, राज्यसभा का, विधान परिषद का, तो मेरी नजर में वो वुमन एम्पावरमेंट का अच्छा उदाहरण नहीं है, वो उस राजनीतिक परिवार के को संतुष्ट करने का एक पॉलिटिकल मूव है। बोले भाई बेनी वर्मा की बहू है तो ठीक है, बेनी वर्मा को साथ रखना तो देना पड़ेगा। ऐसे में 100 नाम ले सकता हूं, उनमें अभी नामों में नहीं जा रहा। मेरे ख्याल से मैसेज आप समझ ही गई। सामान्य महिला कहां है? प्रदेश संगठन में, राज्य मोहल्ले के संगठन में, जिले के संगठन में, शहर के संगठन से लेके और विधायिका तक। अमिताभ जी, यत्र नारेस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता की इस धरती पर जो आज आपने एक यक्ष प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न बहुत वर्षों से मेरे मन में भी था, और मैं आपको साधुवाद देना चाहती हूँ कि आपने आज इस प्रश्न से यहाँ पर शुरुआत की, और ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। यहाँ तक कि कभी कभी मैं भी ये प्रश्न अपने जो शीर्षस्थ नेता हैं उनसे करती हूँ, खासकर तब जबकि कोई भी महिला रबर स्टैंप की तरह किसी चुनाव में आती है, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है, और मैं उसको किसी भी प्रकार से सशक्तिकरण नहीं मान सकती, क्योंकि महिलाओं का सशक्तिकरण तब होगा जब एक सामान्य महिला कहीं पर उच्च स्थान पर पहुंचेगी। लेकिन कई बार हमने खुद देखा, स्वयं देखा कि प्रधानी का चुनाव है, प्रधान लड़ना चाहते हैं, सीट महिला की हो गई, तो वहां पर उनकी पत्नी जो घूंघट में है, जिनको कि कुछ भी नहीं पता, आबासा नहीं पता है, और वो चुनाव लड़ती हैं और जीतती भी हैं, और फिर 5 साल प्रधानी करती हैं, 5 साल विधायक बनती हैं, सांसद भी बनती हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है, और इस पर पूरे विदेश में दलगत राजनीति से हटकर के चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, और इस मंच के माध्यम से भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिरकार महिलाओं को अपना स्थान कब मिलेगा, और खासकर उन महिलाओं को जो निरंतर संघर्षशील है राजनीति में। जी ठीक है रोली। मुफ्ती साहब की बिटिया महबूबा मुफ्ती मोहम्मद सईद की बिटिया ताहिरा जी, राजमाता की बेटी यशोधरा और वसुंधरा जी, ये लोग अगर वुमन एम्पावरमेंट का उदाहरण हो जाएंगे, डिंपल जी समाजवादी पार्टी से, ये लोग अगर वुमन एम्पावरमेंट का उदाहरण हो गए, तो शकुंतला और रजिया कहां जाएगी? राजमाता की बेटी होना ही एम्पावरमेंट है। बिल्कुल, विजयराजे सिंधिया की बेटी होना, बिल्कुल बिल्कुल। जगजीवन बाबू की बेटी मीरा कुमार, बिल्कुल, वो उससे पहले विदेश सेवा में थी, और जगजीवन बाबू की बेटी थी, वो किसी सेवा में नहीं होती तो भी बड़ी थी। घोड़ा, गाड़ी, दुकान, मकान सब था ही, जलवा जलाल। अब उनको स्पीकर बनाओ, मंत्री बनाओ, कुछ बनाओ। मैं पूछ रहा हूं, जहां से जगजीवन राम आए, उस पृष्ठभूमि से कोई मीरा कुमार निकली कि नहीं निकली? मायावती छोड़ के मुझे दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। बिल्कुल सही। ये ममता बनर्जी को छोड़ के दूसरा उदाहरण नहीं दिखता। 2 लीडर्स दिखती हैं मुझे। जी अमिताभ जी, बिल्कुल सही आपने कहा। जितने भी नाम हम लेते हैं, चाहे वो
श्रीमती इंदिरा गांधी का हो, पहली इंडियन कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट बनी वीमेन विंग की, चाहे सरोजिनी नायडू हो, इन सब का जो हम करते करते नीचे तक आते हैं, चाहे वो मायावती जी हो, चाहे प्रेसिडेंट बनाई जाए महिला देश की, वो सब सिंबॉलिक है। बात तो तब है कि जब हमारी महिला जो हाशिया का समाज है, जब आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उसका भी मूल रूप क्या है लोग भूल चुके हैं। ये महिला दिवस हैप्पी वीमेंस डे कहने का नहीं है, ये मेहनतकश महिलाओं के संघर्ष का दिवस है। उन संघर्षशील महिलाओं का, वो हमारी दलित महिलाएं, वो हमारी खेत मजदूर महिलाएं, उनको कब यहां तक पहुंचाया जाएगा पार्लियामेंट में, कब हम वो आएंगी, कब वो अपने इशू को रखेंगी, कब उन्हें किसान का दर्जा दिया जाए, इस बात को जाहिर है वो आएंगी तो पहुंचाएंगी। मेरा मानना है कि जो पंचायत राज में आई महिलाएं, तो पहले तो सही है पति प्रधान रहे, लेकिन बाद में महिलाएं वोकल हुई, उन्होंने बहुत कुछ किया, पंचायती राज में बहुत चेंज आया। तो मेरा मानना है कि महिलाएं अगर जीत के जाएंगी, अगर महिलाएं हाशिया के समाज से जाएंगी, उनको बनाया जाएगा, वो बैठेंगी, तो वो डिसीजन मेकिंग में होंगी, वो वहां वो तमाम इश्यूज जिसको झेल रही होती है, समाज झेल रहा होता है। ये एजुकेशन की बात है, सरकारी स्कूलों की बात है, उनको पता है उनके बच्चों को क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा है, वो बताएंगी जाके वहां। ठीक है, ठीक है, ठीक है दायरा जी। सदफ, मेरा प्रश्न क्या है, भारत की राजनीतिक पार्टियां टोकनिज्म में विश्वास रखती हैं, सिंबोलिज्म में? बोले महिला सशक्तिकरण करना है, बोले प्रियंका जी को जनरल सेक्रेटरी बना दो, ठीक। या महिला सशक्तिकरण करना है, वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बना दो। महिला सशक्तिकरण करना है, जगजीवन राम जी की बेटी को लोकसभा अध्यक्ष बना दो। ये तो ऑलरेडी सशक्त हैं। नहीं, मैसेज इनसे तो नहीं जाता। मैसेज जाता है जब गरीब की बिटिया देखती है कि एक कोई मायावती निकल सकती है इस मुल्क में, जब गरीब की बिटिया देखती है एक हवाई चप्पल, सूती धोती, कंधे पर झोला रख के कोई लड़की ममता बनर्जी हो सकती है इस मुल्क में। तीसरा उदाहरण नहीं मिल रहा। बड़े बाप की बेटियां और नामी पति की पत्नियां वही कब्जा किए हुए हैं। देखिए अमिताभ जी, एक किताब है कि जस्ट देयर आर स्ट्रगल्स ऑफ द हायर कास्ट विमेन। होता यह है कि जो अपर कास्ट या अपर फैमिली की महिलाएं होती हैं, ऐसा नहीं है कि वो सशक्त हैं, वो भी बैरियर्स तोड़ के आगे आती हैं, पितृसत्तात्मक बैरियर्स को तोड़ के वो भी आगे आती हैं। हो सकता है कि कभी कभी आपको इस टोकनिज्म की जरूरत पड़े, उसको सिस्टम को, पितृसत्तात्मक सिस्टम को हिलाने के लिए। जो सिस्टम जो है वो इतना ज्यादा लोहे का पिंजड़ा जैसा है कि जिसको तोड़ के आने के लिए कभी कभी नीचे से स्ट्रगल ऊपर जाता है, और साथ ही साथ कभी कभी ऊपर से भी स्ट्रगल। जैसे चूजा जो है वो अंडे से बाहर आने के लिए अंदर से चोंच मारता है, लेकिन बाहर से भी चिड़िया उसको हेल्प करती है चोंच मार के तोड़ के उस अंडे को तोड़ने में। तो ये भी जरूरत है कि जहां हमें भंवरी देवी जैसी महिलाओं की जरूरत है, मायावती जी जैसी लोगों की जरूरत है, ममता बनर्जी जैसी लोगों की जरूरत है, जयललिता जैसी लोगों की जरूरत है, वैसे ही हमको सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी, डिंपल यादव जैसी तमाम औरतों की भी जरूरत है। ये नहीं कहा जा सकता है, देखिए हम आपको जिता के, देखिए नहीं, गठबंधन की बात नहीं कर रही हूं। लेट मी कंप्लीट दिस अमिताभ, लेट मी कंप्लीट दिस। जी बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी कि मैं गठबंधन की बात नहीं कर रही हूँ। जी हाँ, मैं गठबंधन की बात नहीं कर रही हूँ। मैं सुषमा स्वराज जी को भी लाती इसी कन्वर्सेशन में कि महिलाएं जो है वो कभी कभी आइडियल बन के निकलती हैं। वो हो सकता है कि अपने माँ पिता पति के दम पे आई हो, लेकिन वो टिकी रहती हैं अपने दम पे। अनीता जी अभी नहीं आएंगे आपके पास, बार बार जो चुनाव जीत के आती है तो जनता उन्हें बनाती है। सदफ आ गई आपकी बात, सदफ आ गई आपकी बात। सदफ जफर ने एक बात रखी, बेड़ियां तोड़कर पितृसत्तात्मक सत्ता को चुनौती देकर बड़े घरों की बेटियां भी आगे बढ़ती हैं। मैं उस पर 3 उदाहरणों के साथ टिप्पणी करूंगा, अपनी कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। देश के सामने 3 उदाहरण रखूंगा, देश तय करेगा कौन सी बेड़ी किसने तोड़ी। उसके बाद रूपा पांडे के पास जाऊंगा, एक दूसरा पहलू समझने की कोशिश करूंगा। जवाहरलाल जी की सक्सेसर थी इंदिरा गांधी,
मकान में भी, रॉयल्टी में भी, राजनीति में भी। उनकी किताबों की रॉयल्टी भी उन्हीं को मिलती थी। इकलौती संतान थी। कहां बेड़ी तोड़ने का मसला था, उनको आना ही था। सोनिया जी कांग्रेस प्रेसिडेंट तब हुई जब उनको होना ही था। कोई अल्टरनेट था क्या? नहीं था ना। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब, जगजीवन राम जी, सुरेश राम तो कुछ नहीं कर पाए, वो एक स्कैंडल में भी फंस गए। तो मीरा कुमार को आना था ना। परिवार की लीगेसी कौन बढ़ाता? तो कहा भाई तुम ही आगे बढ़ो। ऐसे किस्से तो मैंने शहरों में भी देखे, जहां पिता अशक्त हो गया विधायकी करते करते, तो बहू से कहा कि बहुरिया तुम ही लड़ जाओ चुनाव, बाकी तो हम देख ही लेंगे, विधायकी तो हम चला ही लेंगे, तुम बस आगे खड़ी हो जाओ। वो भी मैंने एम्पावरमेंट देखा है देश में। रूपा पांडे, मसला ये नहीं, मैंने तो एक सबसे बड़ा उदाहरण रख दिया। जिस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों महिला रह चुकी और प्रधानमंत्री रही 16 साल, उस देश में गांव गली की महिला की तस्वीर, तकदीर अगर नहीं बदली तेजी से, तो मुझे लोहिया की बात याद आती। लोहिया कहा करते थे महिला किसी जात की हो, किसी धर्म की हो, वो जन्मना पिछड़ी है भारत में। तो जो ग्रास रूट लेवल की महिला है, जो मासेस हैं, उसके लिए राजनीति में रास्ते कहां हैं? 80% राजनीति में वो महिलाएं हैं जिनके पति, पिता या भाई राजनीति में जमे हुए हैं। रूपा पांडे। और जिसका पति, पिता और भाई नहीं जमा है, वो तो फिर उंगली पर गिने जाते कि मायावती जी, ममता बनर्जी, रूपा पांडे। जी अमिताभ जी, बहुत सही बात आपने बताई है कि ग्रास रूट पर क्या प्रॉब्लम है। ये जो गांव और खेड़ा, यहाँ की जो महिलाएं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो योग्य नहीं है, पढ़ी लिखी नहीं है, शिक्षा ने अब पैर पसारे हैं, शिक्षित भी हो रही हैं, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी एक उनके शायद संस्कार कहते हैं वहां पर, हम उसको उनकी बाधा कहेंगे, वो अनुयायी प्रवृत्ति की हैं। वो अपने परिवार की अनुयायी हैं, वो कर्तव्य जानती हैं, वो हमेशा कर्तव्य निभाती आई हैं। हमारा घर परिवार जो कहता है वही सही है, हमारा घर परिवार आगे चला जाए, बेटे को अगर मौका मिल जाएगा तो बेटा नेतागिरी कर रहा है या नहीं कर रहा है, हम सोच नहीं सकते। उसी का फायदा उठाते हैं बड़े राजनीतिक दल। बड़े राजनीतिक दल इन्हें सिर्फ वोटर बनाकर रखते हैं, इन्हें कभी प्रेजेंट नहीं करते हैं प्रत्याशी के तौर पर, क्योंकि ये अनुयायी हैं, ये सिर्फ झंडा उठाती हैं। और ये झंडा भी अपनी मर्जी का नहीं उठाती हैं। इनका अगर पति एक शराब की बोतल कहीं पा गया और उसने आकर कह दिया कि फलाने चिन्ह पर आपको वोट देना है, वो नतमस्तक ऊपर वोट नहीं करती है। तो मुझे लगता है ये अनुयायी प्रवृत्ति से जब तक वो स्वयं ग्रास रूट की स्त्री बाहर नहीं आएगी कि नहीं, वोट हमारा सबसे मजबूत आधार है, यही पति मुझे पीटता भी है और शराब पीकर आया है, ये मेरा हितैषी बिल्कुल नहीं है, मैं अपने मन का प्रतिनिधित्व चुनूंगी। ठीक बात कही रूपा। तब वो धीरे धीरे। मैं ब्रेक पर जाऊं? ठीक है, ठीक, ब्रेक पर जाऊं उससे पहले एक बात उदाहरण रख दूं, फिर ब्रेक पर जाऊंगा। देश दुनिया में नहीं जाता, बिल्कुल गांव देहात की बात करता हूं। फर्रुखाबाद में मेरे ख्याल से 75, 76, 77 की बात रही होगी, ताहिरा जी। वो दौर था जब ब्रह्मदत्त द्विवेदी और विमल प्रसाद तिवारी और ठाकुर महरम सिंह ये लोग चुनाव लड़ते थे और इन्हीं में अदला बदली करके जीत हार होती थी। उस समय भी महिलाओं की टोली वोट मांगने निकलती थी, लेकिन आज तक विधायक कोई नहीं बनी। अमिताभ जी, वाकई में बहुत विडंबना है कि महिलाओं की टोली वोट मांग सकती है, नारे लगा सकती है, लेकिन उम्मीदवार नहीं बन सकती। मैंने तो 70 के दशक का उदाहरण दिया, आज का नहीं। बिल्कुल, आज तो बहुत सारी चीजें बदल गई, बच्चियां भी बहुत सारे क्षेत्रों में अच्छा काम और बहुत प्रगति कर रही हैं। 70 के दशक में जब भारत में घूंघट होता था स्त्री की पहचान, असूर्य पश्चात नारियों का युग भी था वो उस समय भारत। उस समय विमल प्रसाद तिवारी, ठाकुर महरम सिंह, ब्रह्मदत्त द्विवेदी के लिए वोट मांगने महिलाओं की टोली घर घर आती थी। वो टोली वोट ही मांगते मांगते बुढ़ा गई और अब शायद उनके बच्चे वोट मांग रहे होंगे। अनीता अग्रवाल, अब आप गजब ही कर दिए भाई। अब आप मुझे
गजब कर दिया अनीता अग्रवाल। मतलब आप मुझे ये याद दिलाएंगे कि प्रभा द्विवेदी, बहुत ही विद्वान है आप तो भाई, गजब है। प्रभा द्विवेदी कैसे बनी पता है? ऐसा ज्ञान मत दिया करो ना, हास्यास्पद स्थिति पैदा होती है बहस में ना। चलिए ठीक है, ठीक है, छोड़ दीजिए। ताहिरा हसन, आपने कहा महिला कोई विधायक नहीं बनी, मैंने इसलिए उदाहरण दिया। जी मैं उनको महिला में नहीं काउंट कर रहा, प्रभा जी को मेरी चाची हैं थी, लेकिन महिला नहीं मानता। वो ब्रह्मदत्त द्विवेदी की प्रतिनिधि थी। द्विवेदी जी की हत्या नहीं हुई थी तो वो भी बोटी मांग रही थी टोली में। नानी के आगे ननिहाल की बातें ठीक नहीं होती, ये समझना चाहिए। ताहिरा हसन, मैं बार बार एक ही विषय को रख रहा हूं, आप लोग डेविएट कर रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद साहब की बिटिया सीएम नहीं बनेगी तो चपरासी बनेगी। जगजीवन राम की बेटी के बैंक में क्लर्क बनेगी। मैं पूछ रहा हूं शकुंतला, रजिया और सुल्ताना का क्या होगा? वो एमएलए, एमपी, राज्यसभा, विधान परिषद कब जाएंगी? उमा भारती, मायावती जी और ममता जी, तीन ही नाम याद आते हैं और बिना गूगल देखे। 135 करोड़ का हिंदुस्तान, आधी महिलाएं। ताहिरा हसन, अनुपमा जायसवाल भी तो है। अमिताभ जी, स्वाति सिंह, अनुपमा। अच्छा, ये मायावती के बराबर की नेता है। गजब है भाई। अनीता अग्रवाल तो महान प्रवक्ता है। अब बताइए, स्वाति और अनुपमा मायावती के बराबर नेता है? गजब करते हो भाई। नहीं, नेता आप भी हो, नेता में कौन से सर्टिफिकेट चाहिए? सब लोग नेता हो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू अनीता जी। ताहिरा हसन जी, जब पॉलिटिकल पार्टी की हमारी जो नेत्रियां हैं वो पार्टी से ऊपर उठकर इस बात को उठाएंगी, मुझे लगता है इसको समझने की कोशिश करेंगी कि 50% आधी आबादी को 33% आरक्षण नहीं मिला। बराबर सब पार्टी देना चाहती है, हर पार्टी कह रही है हम महिलाओं के साथ है, देना चाहते हैं। आपको याद होगा 9 मार्च 2010 राज्यसभा से पास हुआ, लोकसभा में रोक दिया गया। उसके बाद किस तरह के बयान आए वो भी अमिताभ जी आपको याद होगा। ताहिरा जी, समय कम है, मैं छोटी छोटी टिप्पणी सबसे ले लूं। वो हमने देखा गीता मुखर्जी के समय से आज तक का पूरा दृश्य देखा। ठीक है। सदफ जफर, सारे बिल पास हो सकते हैं मनमोहन सिंह के समय में। मनमोहन सिंह जी अड़ गए, बोले नहीं न्यूक्लियर पैक्ट करूंगा, सरकार जाए चाहे ना चली जाए। भाजपा भी रात में बिल पास कर ले चाहे दिन में, बहुमत है। महिला आरक्षण पर सबके पास ढेर सारे बहाने है ना। जो खुद को भाए वो काम कर लो, छीन के और बाकी गया था राज्यसभा, फिर महिला आरक्षण बना दो। एक छोटी सी टिप्पणी सदफ। अमिताभ जी, हाथ से छीन के फेंक दिया गया था राज्यसभा में, महिला बिल हाथ से छीन के फेंक दिया गया था राज्यसभा में, जहां पे एक ऐसी सरकार है जो कह रही है डिबेट के दौरान की चूड़ी पेटीकोट पहन लो। तो इस तरह की जब टिप्पणियां की जा रही हैं, नर है कि नारी है पता नहीं चल रहा है, किन्नर से बदतर है जैसी टिप्पणियां हो रही हैं, आप ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? और जहां तक कांग्रेस पार्टी का मैंने आपकी सरकार में देखी, ठीक है रोली, ठीक है सदफ, रोली मेरा सवाल वही, गांव देहात की बेटी बिना किसी राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि के सहज रूप से जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष पार्टी की, राज्यसभा की मेंबर, विधान परिषद और लोकसभा की मेंबर कब बनना शुरू होगी? रोली। अमिताभ जी, बार बार मैंने आपसे कहा, अगर पूर्वी को आज टिकट मिल रहा है तो ये पूर्वी के पराक्रम पर नहीं मिल रहा ना लोकसभा का, ये उनके पिताजी के खाते का टिकट है। देखिए अमिताभ जी, यहाँ दो बात मैं कहूंगी। जहां तक पार्टी की बात है, पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूरा जो उनका ये टीम है वो निर्धारित करती है किसको टिकट दिया जाए। और सामान्य तौर पर क्योंकि ये लोकतंत्र का महाचुनाव है और यहाँ पर उस व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा जो चुनाव जीतने की हैसियत रखेगा। अब फिर आगे जब हम दोबारा इस बात पर बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टियों का जो पक्ष होता है वो ये होता है कि हमारा जो प्रत्याशी है वो चुनाव जीते, उसकी जो सत्ता है, उसकी जो स्वीकार्यता है वो उस क्षेत्र में इतनी हो कि वो चुनाव जीत करके आए। लेकिन मैं आपको एक इससे बड़ी विडंबना अगर बताती हूँ, एक नाम आपने नहीं लिया अमिताभ जी, मैं बताना चाहती हूँ, शर्मिला इरोम जी थी मणिपुर की, इतनी महान महिला जो लगातार संघर्ष कर रही थी मणिपुर में महिलाओं के हितों के लिए, लगातार संघर्ष करने के बाद
जब वो चुनाव लड़ी थी तो वो वोट नहीं पाई थी। तो ये लोकतंत्र का बीभत्स रूप है। ये कहीं ना कहीं आपकी हमारी कुछ कमियां हैं कि हम लोग समय समाप्त हो रहा है। रूपा पांडे से टिप्पणी लूंगा। रूपा पांडे, रिफॉर्म की क्या हम आज महिला दिवस पर यह शेर कह सकते हैं कि एक ने एक शम्मा अंधेरे में जलाए रखिए, सुबह होने को है माहौल बनाए रखिए? सुबह होती दिख रही है? बिल्कुल नहीं होती दिख रही है। स्थिति इतनी दयनीय है, ये दया के पात्र हैं वर्तमान राजनीतिक दल, क्योंकि इनकी स्थिति वही है, उसी मुहावरे के साथ कि अंधा बांटे रेवड़ी आपै आपै दे। वो उनको अब इसको आप बड़े परिप्रेक्ष्य में लीजिएगा। मैंने कहा अपनों को दे। अपनों का मतलब है उनको जो स्त्री अपनी लगती है। समझौतावादी संस्कृति वहां पर चला रखी है। पढ़ी लिखी लड़कियां वहां पहुंचती हैं ये सपना लेकर कि वो नेता बनेंगी, उनके आगे जाति लगा दी जाती है जो उन्होंने कभी अपने स्कूल में यूज नहीं की। उन्होंने अपनी सारी पढ़ाई अच्छी खासी की, अपने माता पिता के नाम चुनाव लड़ेंगी तो जात और गोत्र तो गले में टांगना पड़ेगा। हाँ जी रूपा, बिल्कुल ठीक बात है। भारत में चुनाव लड़ना है तो जात और गोत्र गले में टांगना होगा। मंगलसूत्र भले भूल जाओ, जात और गोत्र का सूत्र जरूर ध्यान रखना होगा। जनता ने, ठीक बात, जनता ने भी कोई राय दी होगी, और फिर वो जरा सुन ले। हम लोगों ने तो जो झांझां की वो सबने देखी। ठीक है जी, ठीक है रूपा, जनता क्या कह रही जरा वो भी सुन लूं। बिल्कुल, आज का हमारा सवाल था कि क्या अभी भी राजनीतिक दल महिलाओं को चुनावों में टिकट देने से हिचकते हैं? और इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर परिणाम 94% लोग कहते हैं हाँ, 15% नहीं, और एक अपनी राय नहीं बना पा रहे, 1% राय नहीं बना पा रहे। अमिताभ जी, आपकी विशिष्ट टिप्पणी। पता नहीं कितने लोगों को पता है या नहीं पता है, महिला के चुनाव जीतने का जो स्ट्राइक रेट है भारत में वो पुरुषों से दुगने से ज्यादा है। पुरुष का सफलता का स्ट्राइक रेट 4% है और महिला की सफलता का चुनाव में स्ट्राइक रेट है 9%। फिर भी उसको टिकट नहीं मिलती और तर्क दे जाता है जीत नहीं पाएंगे अनीता अग्रवाल। क्यों भाई, लड़ा के देखा? नहीं। बोले सदफ जीत नहीं पाएंगे, प्रवक्ता ठीक है। बोले रोली, बोले वक्ता ठीक है? बोले फिर लोकसभा राज्यसभा कौन जाएगा? बोले वो दूसरे लोग जाएंगे। मसला प्रवक्ति का है। मैं फिर 1 घंटे की इस बहस को समाप्त करूं, वहीं पर खूंटे पर भैंस को लाके बांधूंगा, भागने नहीं दूंगा। मेरे लिए पिता, पति, मित्र और बेटे की कृपा से राजनीति में पद पाए हुए महिलाएं भारत की 50% महिलाओं के रोल मॉडल नहीं हो सकते, क्योंकि महिलाओं को पता है इनको पद क्यों मिला। अनीता जी ने कहा, प्रभा जी अब मैं क्या कहूं, ना कह सकता ना बोल क्या कहूं। उस परिवार से मेरा परिचय रहा, लगाव रहा। वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं हो सकती ना। वो खड़ाऊ प्रवक्ति ने महिलाओं को के पांव में बेरी डाल दी और हैरानी होती है वंचित महिलाएं जो है वो भी खड़ाऊ वालों की जय जयकार बोल रही इस आशा में कि शायद इनके निगाह फिरे तो हमारे भी दिन बहुर जाएं। जैसे सत्यनारायण की कथा में आता कि जैसे उसकी सुनी वैसे हमारी भी सुनो। ऐसे जीवन जिएंगे 50% आबादी। आप केवल महिला मोर्चा में काम करने के लिए है सब लोग, तो करते रहिए, शुभकामनाएं मेरी। देश बदलेंगे ऐसे है नहीं। मैंने बड़ा पिन पॉइंटेड सवाल पूछा था। पार्लियामेंट्री बोर्ड, समाजवादी पार्टी, कहां है महिला? बीजेपी, उन वहां रियल ताकत है राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास या संगठन महामंत्री के पास? राज्यों में भी यही दृश्य है। अब मैं नाम लेके बोलना नहीं चाहता, बड़ा कटुता हो जाती है, सारे मित्र हैं। लेकिन जिस दफ्तर में अनीता अग्रवाल बैठती हैं वहां ज्यादा मारा मारी मिलने के लिए किससे होती है अनीता अग्रवाल को पता होगा। ताकत वहां है मित्र, वहां कोई महिला बैठाल दो, मैं मान लूंगा एम्पावरमेंट कर दिया। वो महिला तय करेगी 402 विधानसभा सीटें
जिसको भी टिकट चाहिए होगी उसी के पास जाके नमस्ते करना होगा। सच्चाई यही है। टीवी पर बोलो ये नहीं बोलो, वही दृश्य सब जगह है। अगर प्रियंका जी को लाने से महिलाओं का एम्पावरमेंट हो जाए तो लीलावती और कलावती की जरूरत से कहां है? बिहार से एक बार एक मुसहर समाज की महिला जीत कर आई थी। मैं उस दिन लोकसभा की प्रेस गैलरी में था, मैं भावुक हो गया। मुझे लगा आज आजादी का एक हिस्सा पूरा हुआ। उस समाज की महिला ने लोकसभा की देहरी पवित्र की। जवाहरलाल जी की बेटी अगर लोकसभा आई तो क्या बड़ी बात है? वो तो वैसे भी जवाहरलाल जी की बेटी है, छोटी बात है क्या पंडित जी की बेटी होना? नहीं, उपकार में, कृपा में मिले हुए पद इंपावरमेंट नहीं करते। मेरी बात को गांठ बांध लीजिएगा, सदफ आप भी, रोली आप भी और अनीता अग्रवाल आप भी। सहज न्याय होना चाहिए, नैसर्गिक न्याय होना चाहिए, क्षमता के आधार पर पद मिलना चाहिए। कोई किसी के निकट है जिस ओर रूपा इशारा कर रही थी, वो दृश्य भी है, उससे नहीं मिलना चाहिए। आप आधी आबादी हैं, अपना हक लेना सीखिए। और मैं बहुत विनम्रता से लेकिन बहुत क्षोभ से कहूंगा ताहिरा जी, अगर आप लोग अपना हक लेना नहीं सीख पाए तो दूसरों को हक क्या दिलाएंगे? पहले पालकी ढोना बंद करिए। जितने पार्टियों के महिला मोर्चा हैं, मैं सबसे कहूंगा अल्टीमेटम दे दीजिए भारत बंद का। ना जी, कोई नहीं वोट मांगने जाएंगे। हमारा क्या किया पहले वो बताओ। और जब कोई आके किसी राज्यसभा के मेंबर पिता की बेटी की टिकट की लिस्ट आपको दिखाए तो वो लिस्ट फाड़कर उसके पास हाथ में वापस दे, कहते ये इंपावरमेंट नहीं, ये तो इनके कोटे में एडजस्टमेंट है। इंपावरमेंट तो जमीन से आना चाहिए। जहां से लोहिया आए पुरुषों में, जहां से जयप्रकाश आए, जहां से राजेंद्र बाबू आए, जहां से पटेल आए, और महिलाओं में जहां से मायावती जी आई, ममता जी आई, उमा भारती आई, इनकी 7 पीढ़ी तक कोई राजनीति में नहीं था। मैं सबसे व्यक्तिगत रूप से परिचित, इसलिए मैं उनको नमन करता हूं। राजनीति में अगर रोल मॉडल हो सकती है तो ये महिलाएं हो सकती हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए।